आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा यानी रेखिक बीजावली। लीनियर अलजेब्रा या रेखिक बीजावली। आ जाओ, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा या हिंदी में बोले रेखिक बीजावली। ये बुक नॉर्मली आप लोग बीएससी में पढ़ते हैं, है ना। ज्यादातर कोर्सेज में ये बीएससी में ये बुक चलती है, यूजी में ये बुक चलती है रेखिक बीजावली। सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, मोस्टली फाइनल ईयर, आमतौर पे फाइनल ईयर में ये बुक पढ़ाई जाती है कि थोड़ा सा पेचीदापन है इसका, तो आप फर्स्ट ईयर में तो इसको चालू नहीं करवाते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बच्चा आता है तो इतना इसके साथ रूबरू हो पाना इतना आसान नहीं होता। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको बच्चे को ग्रुप पढ़ाना होता है ना, फील्ड पढ़ाना होता है, ये सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए, तभी ये लीनियर अलजेब्रा को पढ़ा सकते हो। तो इस वजह से ये बुक फर्स्ट ईयर में तो नहीं आ सकती। सेकेंड ईयर में भी चांसेस थोड़े से कम ही है, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी आप ग्रुप, रिंग, फील्ड इससे नहीं गुजरते, इसलिए सेकेंड ईयर में भी नहीं आती। मोटा मोटी ये बुक फाइनल ईयर में शुरुआत करती है, इसीलिए ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ये बीएससी फाइनल ईयर में आपको ये बुक मिलती है। लीनियर अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। लीनियर अलजेब्रा इतना बड़ा है, एक छोटा सा पार्ट है कि लीनियर अलजेब्रा इतना बड़ा है कि इसको आप बीएससी में भी पढ़ाते हैं, इसको आप एमएससी में भी पढ़ाते हैं। पहले आप बीएससी में पढ़ाते हैं, बीएससी में भी इसको पूरा नहीं पढ़ाया पाते, तो फिर बीएससी के बाद में अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा आपको वहां पे भी मिलता है। लीनियर अलजेब्रा आपको बीएससी में भी पढ़ाना पड़ता है और लीनियर अलजेब्रा आपको एमएससी में पढ़ाना पड़ता है, 2 बार पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है, इतना वास्ट टॉपिक है कि मतलब कहना ही क्या, बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं फिर लीनियर अलजेब्रा को कि इसमें अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक कैसा है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक कैसा रहेगा, टफ है, इजी है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें, और कैसे कैसे सवाल, कितने कितने सवाल इस पेपर में से, इस टॉपिक में से आए हुए हैं। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि लीनियर अलजेब्रा नॉर्मली आपके बीएससी में चलता है, तो बीएससी में चलता है इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी यानी यूजी का टॉपिक ही हो सिलेबस वाइज। एग्जाम जो है, एग्जाम तो अपने हिसाब से उसको रखता है, हमारे एग्जाम ने इसको पीजी का टॉपिक माना हुआ है, तो फर्स्ट ग्रेड में ये पीजी का टॉपिक है, तो उन लोगों के लिए काम का नहीं है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में है। क्योंकि पीजी के टॉपिक, पीजी के नाम से जो टॉपिक है वो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वालों में रखे, तो ये पीजी का टॉपिक है, इसलिए सेकंड ग्रेड वालों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए ज्यादा उपयोगी क्लास नहीं होगी। तो ये पीजी का टॉपिक है। आप बोलोगे ये तो हमने तो यूजी में पढ़ा है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सिलेबस बनाने वालों ने इसको पीजी में रखा है, तो ये पीजी का टॉपिक है। अभी हो सकता है कि कल फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो जाए, कल ये यूजी में आ जाए, तो ऐसा होता रहेगा। हाल फिलहाल जो अभी है उसमें ये टॉपिक पीजी का है, ठीक है, सेकंड ग्रेड में है नहीं, फर्स्ट ग्रेड में है, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक का लेवल कैसा है। देखिए, कई टॉपिक जो होते हैं वो इजी और हार्ड, है ना, इजी है या टफ है उससे परे होते हैं, जरूरी है। कई टॉपिक जरूरी की लिस्ट में आते हैं, जरूरी, जैसे अवकलन है, जैसे समाकलन है, ये आपको टफ लगे या इजी लगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी टॉपिक। आपको समाकलन सीखना ही पड़ेगा, आपको अवकलन सीखना ही पड़ेगा, चाहे आपको टफ लगे चाहे आपको आसान लगे। तो कई टॉपिक जैसे खाना खाना है, आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, खाना खाना ही पड़ेगा। सोना, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, सोना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो पसंद और नापसंद से परे भी होती है। तो इस टॉपिक का लेवल इजी या टफ जो भी है, ये जरूरी है, ये टॉपिक जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए कि ये मैथ्स को मजबूत बनाता है। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैथ्स को अपने कंधों पे लेके खड़े हैं, उसमें से एक टॉपिक लीनियर अलजेब्रा है। ये टॉपिक आपका नॉर्मली 10th क्लास से शुरू होता है, जब आप रेखिक समीकरणों को हल करते हैं। 2x + 3y = 5,
3x प्लस 2y बराबर 7, याद, ये आपने किया होगा 10th क्लास में जरूर आपने। ऐसे जो समीकरण है जिसको युगपत रेखिक समीकरण कहते हैं, युगपत रेखिक समीकरण आपने जरूर सॉल्व किए होंगे। तो वो जो युगपत रेखिक समीकरण आप सॉल्व करते हैं वो लीनियर अलजेब्रा ही है, वो लीनियर अलजेब्रा ही है। तो 10th क्लास में शुरू हो जाता है। 12th क्लास में भी इस टाइप के सवाल आपने काफी किए होंगे, तो 12th में भी है। तो लीनियर अलजेब्रा लगभग लीनियर अलजेब्रा का नाम चाहे लीनियर अलजेब्रा रहा हो या ना रहा हो, आपने इसके टॉपिक 10th क्लास से ही पढ़ने शुरू कर दिए थे। 10th 11th 12th तो आपने इस बुक को जब चाहे पढ़ा हो, लेकिन इसके टॉपिकों को बहुत पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये टॉपिक आपके, अब आप समझ सकते हैं कि रेखिक समीकरण हमारे गणित में कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब रेखिक समीकरण इंपॉर्टेंट है तो रेखिक समीकरण लीनियर अलजेब्रा से आते हैं, रेखिक बीजगणित से आते हैं। तो इसी बीजगणित के ये टॉपिक है। तो इनका इसीलिए लीनियर अलजेब्रा का अच्छा होना आपके ओवरऑल गणित का अच्छा होना भी है। तो ये टॉपिक इसलिए इजी और टफ से परे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक में आ जाता है। ठीक है, ये जरूरी हो जाता है। अच्छा, फिर भी बात करूं कि टॉपिक कैसा है। टॉपिक ठीक है, पढ़ने वाला है, मजा आएगा पढ़ के। तो जो टॉपिक होते हैं ये नेसेसरी टॉपिक है। ठीक है, ओवरऑल इसका जो लेवल है वो ठीक ठाक है, एक बार समझने वाला है, एक बार आपने समझ लिया, गले उतार लिया, बात खत्म। कोई बहुत गहरा टॉपिक नहीं है कि वो बहुत सारे ट्रिक्स मांग रहा है, बहुत सारे गहराई मांग रहा है, बहुत सारी चीजें मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटा मोटे ऊपर ऊपर का कंसेप्ट है। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होती है, जब वेक्टर स्पेस का नाम आता है तो शुरुआत में थोड़ा सा असहज होते हैं आप, उसके बाद में फिर वो लाइन पकड़ लेता है, फिर आपका वेक्टर आ जाता है, वेक्टर के बाद में फिर एल आई एल डी ये बनना शुरू हो जाता है, एल आई एल डी एल सी, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन मान, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स, फिर ओवरऑल ठीक रहता है। शुरुआत थोड़ी सी टफ होती है, जब शुरुआत में वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट आता है, सदिश समष्टि का, वहां जाके थोड़ा सा परेशानी होती है कि यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि फील्ड भी आ गया और संक्रियाएं भी आ गई, कई सारी संक्रियाएं आ गई। तो शुरुआत में असहजता है, परेशानी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन शुरुआत वाली थोड़ा सा गले उतार लो, उसके बाद फिर वाजिब आए, फिर बढ़िया बढ़िया, फिर मौज है। तो शुरुआत शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी है, दुखद है, कष्ट भरी है, उसके बाद में फिर सुहावना ही सुहावना मौसम आगे चलता रहता है। शुरुआत टफ है, आगे सब अच्छा अच्छा है, ये टॉपिक की हालत है। अब क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन भाई टॉपिक अच्छा है, टॉपिक बढ़िया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो सवाल तो थोड़े से ज्यादा आएंगे, लंबा टॉपिक भी है, काफी लंबा भी है। अगर आप अपने बीएससी वाली बुक को उठाएं तो जितना भी बीएससी वाली बुक में है लगभग सारा सिलेबस में, बीएससी की बुक में पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक मोस्टली जितना बीएससी के बुक में आपका होता है लगभग उतना ही सिलेबस है। तो ज्यादा कुछ छोड़ने वाला इसमें है नहीं। तो जब पूरी की पूरी बुक दे दी तो ओवरऑल सवाल भी थोड़े से आपको ज्यादा मिलेंगे। तो तकरीबन 3 सवाल तो मोस्टली आते ही आते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जब टॉपिक ही इतना बड़ा है तो इसके साथ न्याय करने के लिए आपको 3 सवाल तो डालने ही पड़ेंगे। हो सकता है थोड़े से ज्यादा भी चले जाएं, 4 भी चले जाएं, 5 भी चले जाएं, और ज्यादा सवाल भी जा सकते हैं। 3 का तो मुझे लग रहा है कि 3 तो शुरू करे गए। अगर 2022 के पेपर को देखें तो 3 आए थे, 2022 में 3 आए थे। उम्मीद है कि अब थोड़ा सा नंबर बढ़ेंगे इसके, 4 तक ये आपको क्वेश्चन आपको देगा। टॉपिक अच्छा है, जो मैंने शुरुआत में बता दिया, करना ही पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन है ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा। तो आसान है तो और भी आसानी से हो जाएगा। तो ओवरऑल ये ठीक है, नंबर कमाने वाला टॉपिक है, नंबर कमाइए। जगह बता देता हूँ, जगह परफेक्ट है, ये बात सबसे सुंदर है इस बात की। ओवरऑल टॉपिक वैसे बहुत लंबा है लेकिन जगह फिक्स है, सवाल जो पूछे गए ना वो जगह फिक्स है, ये सबसे बढ़िया बात है। आप सीधा टारगेट कर सकते हैं जहां से सवाल आते हैं, सीधा टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल टॉपिक बहुत है, समझने समझाने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ाने वालों के लिए बहुत कुछ है, पढ़ने वालों के लिए बहुत कुछ है, ओवरऑल बहुत है। लेकिन बढ़िया बात अच्छी है कि ज्यादा वैरायटी के सवाल नहीं पूछे गए, जितनी वैरायटी टॉपिक में है उतनी वैरायटी के सवाल नहीं पूछे गए। मोस्टली पकड़ के बैठता है सबसे पहला, ये खेल पकड़ लो, एल आई क्या होते हैं,
कोई वेक्टर एल आई है या एल डी है, एक तो ये एल आई एल डी वेक्टर का एक सेट देता है, पता करो कि ये एल आई है या एल डी है, एक ये फेमस क्वेश्चन है। या फिर इसे एलसी के रूप में लिख के दिखाओ, एलसी के रूप में लिख के दिखाओ, तीन वेक्टर दे दिए, चौथा वेक्टर दे दिया, बोला इन तीन को इनकी सहायता से लिख के बताओ कैसे लिखोगे, एलसी के रूप में लिख के बता दो। या तो वेक्टर का एक सेट दे देगा, पूछेगा बताओ एल आई है, बताओ एल डी है, या फिर एलसी के रूप में लिख के बता दो। जब आप एलसी के रूप में लिखते हैं तो वो निर्देशांक भी बनते हैं, निर्देशांक बता दो, निर्देशांक बता दो, एल आई बता दो, एल डी बता दो, एलसी लिख के बता दो, इस टाइप का एक सवाल बनता है। अगर इससे बाहर निकल गया तो कोई आधार या वीमा पूछ लेगा, बस एक सवाल आपको 100% यहां से आएगा ही आएगा। अभी मैं दिखा भी दूंगा, दर्शन भी करा दूंगा, एक सवाल आपको यहां से मिलेगा पक्का। बस मैंने कहा ना, जाओ किताब खोलो, एल आई और एल डी पता करना सीख लो कि कोई समुच्चय को एल आई कैसे पता करते हैं, एल डी कैसे पता करते हैं। एल आई एल डी एक ही तरीका है, एल आई है तो एल आई है, नहीं है तो एल डी है, एल डी है तो एल डी है, वरना एल आई है, बस क्लियर, कंसेप्ट एकदम खत्म। फिर एलसी बनाना कि कैसे तीन वेक्टर आपको दिया जाए तो चौथा वेक्टर कैसे बनाते हैं, वो बनाना सीख लो, वो निर्देशांक भी होते हैं, ये काम हो जाएगा। फिर अगला खेल है वीमा निकालने का, आधार निकालने का, वीमा निकालने का, कौन आधार होता है, कौन वीमा होती है, वीमा कितनी होती है, ये सवाल। वीमा से जुड़ी हुई कुछ परमें है, डायरेक्ट परमें पूछ सकता है, परमें पर आधारित सवाल पूछ सकता है। एक सवाल आपको आराम से यहाँ से इजीली बड़े प्रेम से मिलेगा, दिखा भी दूंगा। दूसरा सवाल आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना पूछ लेता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी मैट्रिक्स बना दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स बना दो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, उसकी मैट्रिक्स बनवा लेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करवा लेगा, आंकड़े देके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनवा लेगा कि भैया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें ये रखने पर ये आता है, ये रखने पर ये आता है, ये रखने पर ये आता है, बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये रहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी मैट्रिक्स बता दो, ये रहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी न्यूलिटी बता दो, इसकी रैंक बता दो, रैंक न्यूलिटी रैंक बता दो, इसकी न्यूलिटी बता दो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना के दिखा दो, उसकी मैट्रिक्स बना के दिखा दो, बस इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पक्का। ये दो चार चीजें टारगेट कर लो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो उसकी मैट्रिक्स कैसे बनती है, मैट्रिक्स से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है, दोनों इंटरचेंज करना सीख लो। एक दूसरा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है तो उसकी रैंक कैसे निकलती है, उसकी न्यूलिटी कैसे निकलती है, रैंक और न्यूलिटी दो ये निकालना सीख लो, आपका एक सवाल तैयार है, एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू ये तो आपने पता नहीं कितनी बार देखा होगा, निम्न मैट्रिक्स की, निम्न लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यू कितनी है, आइगन वैल्यू तो आइगन वेक्टर कितना है, बस ये एक सवाल आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से। ये तीन सवाल प्रॉपरली सही जगह पे मार्क करो, ये चीजें निकाल लो तो आपके तीन सवाल यहां से इजीली बन जाएंगे। रिपीट कर दूं, एल आई एल डी ज्ञात करना सीख लो कि कोई दिया गया सेट एल आई है या एल डी है, एक डायमेंशंस निकालना सीख लो, कुछ परमे की मदद लो, कुछ डायरेक्ट सीखो कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई सेट दे दे, कोई सेट का डायमेंशन कैसे निकलता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक निकालना, न्यूलिटी निकालना और उसकी मैट्रिक्स बनाना सीख लो। तीसरा, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर सीख लो, बस आपका काम हो जाएगा। आज पुराने सालों के जो पेपर है वो दिखा देता हूं, उनमें अभी तक क्या ट्रेंड रहा है। जैसे ये सवाल देखो, पहला सवाल है, ये आपका एस और टी से जुड़ा हुआ सीधी परमे है, परमे से जुड़ा हुआ सवाल है, परमे से जुड़ा हुआ सीधा सवाल। आप नवकार की बुक खोलेंगे, नवकार की बुक के अंदर सीधा आपको ये मिल जाएगा। यहां पे आ जाओगे, ये आइगन मान पूछा गया है,
आइगन मान निकालिए। किसका? ये कोई मैट्रिक्स है, उसके एडजॉइंट ए का आइगन मान बताइए। ये आइगन मान का सवाल आ गया, ये सीधी पर में आ गई। ये रहा, इस सवाल को देखिए, v1 v2 v3 और ये तीन सदिश दिए गए हैं, ये चौथा सदिश है, इसके निर्देशांक ज्ञात करिए। निर्देशांक क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। वो गुणांक जिनसे गुणा करके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अगर मैं इसका नाम अल्फा 1 रखूं, इसका नाम अल्फा 2 रखूं, इसका नाम अल्फा 3, कितने कितने से गुणा करूं कि ये बन जाए, ये निर्देशांक कहलाते हैं। निर्देशांक पूछेगा, ठीक है, जो मैंने कहा था निर्देशांक पूछेगा। ये थ्योरम आ गई, रैंक डायमेंशन और न्यूलिटी। रैंक डायमेंशन और न्यूलिटी, देखो इसे सिल्वेस्टर थ्योरम कहते हैं। सिल्वेस्टर थ्योरम जो रैंक न्यूलिटी में रिलेशन बताती है, ये सिल्वेस्टर थ्योरम है। ऊपर वाला भी पूछा गया था थ्योरम पे, ऊपर वाला भी, ये क्वेश्चन भी थ्योरम पे था, डायरेक्ट पर में, ये आपकी डायरेक्ट पर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, आइगन मानों का योग ज्ञात करो। आइगन मानों का योग ज्ञात करो, ठीक है। ये आधार से जुड़ा हुआ सवाल आ गया, आधार से जुड़ा हुआ सवाल। कौन आधार है या नहीं है? आधार है या नहीं है? यहां आओगे, यहां ये तीन दे दिया, ये एल डी है या एल आई है या एल डी एल आई दोनों है, ये एल आई और एल डी से जुड़ा हुआ सवाल आ गया। ये तीन वेक्टर दे दिए, ये तीन वेक्टर, वेक्टर 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3, ये तीन वेक्टर एल आई है या एल डी है? एल आई है या एल डी है? यहां पे आओगे ऊपर वाले में, इससे आपसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये देखो, जिसमें v1 रखने पर ये आता है, v2 रखने पर ये आता है, v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर दिया हुआ है, v1 रखने पर ये आता है, v2 रखने पर ये आता है, v3 रखने पर ये आता है। तो बताओ ये 2 माइनस 3 5 रखने पर क्या आएगा? ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना। आपको तीन दिए हुए हैं, उससे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, और एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए उसके बाद में ये रख के आंसर निकाल सकते हैं। जो मैंने शुरू में कहा, एक साथ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना आपको आना चाहिए कि भैया आपको वेक्टर दिए गए, इन वेक्टर पे ये उत्तर आ रहे हैं, अब इसको देख के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना और फिर जो अगला दिया हुआ है उस पर आंसर निकालना। आगे आ जाते हैं, फिर से देखो वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का सवाल आ गया। 2 3 पर 12 15 आ रहे हैं, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 3 पर 12 15 आ रहे हैं, एक 0 पे 0 0 आ रहे हैं। तो बताओ इसमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? इसमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है? ये देखो, ये रैंक आ गई,
एडजॉइंट ए की रैंक निकालो, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए, रैंक निकालना। अगला यहां आ जाओ, ए इनवर्स निकालना। ये आइगन मान आइगन सदिश से हो जाएगा, आइगन मान और आइगन सदिश की सहायता से हो जाएगा। आइगन मान आइगन सदिश में आता है कैली हैमिल्टन प्रमेय, कैली हैमिल्टन प्रमेय से आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। पहले अभिलाक्षणिक समीकरण आएगी, अभिलाक्षणिक समीकरण आने के बाद में उसको ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। फिर ये आ जाता है आपका अगला एल आई और एल डी से जुड़ा हुआ सवाल, लीनियर इंडिपेंडेंट आधार, आधार एल आई एल डी इनसे जुड़ा हुआ, बस यही सवाल अभी तक पेपर में आए हुए हैं, मिल लो इन सबसे। तो जो मैंने बताया वो 3 बातें ही हैं जो सवाल में पूछी जाती है, इन 3 बातों को फिक्स करो, इन 3 बातों को टारगेट करो। बाकी बहुत लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ने, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, बढ़िया काम है, समझा हुआ काम आता है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है और अब इसको टॉपिक को पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ लेना, ये इन चीजों पे फोकस करना बस। हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पे डायरेक्ट पूछा नहीं गया, वहां पे ए के रूप में, ए इनवर्स को ए के रूप में पूछा गया, ए इनवर्स को ए के रूप में पूछा गया। तो ए इनवर्स पहले मैं निकालूं, फिर ऑप्शन को सॉल्व करूं, फिर उत्तर मिलाऊं तो लंबा हो जाता है। तो कैली हैमिल्टन प्रमेय की सहायता से सीधा ही ए इनवर्स का मान ए के पदों में आ जाता है। तो वापस आते हैं, ये हो गया एल आई एल डी बेसिक्स और डायमेंशंस, इनके ऊपर काम करो। बाकी वेक्टर स्पेस को छोड़ो और छोड़ो, इनको मत पढ़ो, सीधा एल आई एल डी पे फोकस करो। एल आई क्या होता है, एल डी कैसे निकालते हैं, बेसिस कैसे निकालते हैं, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, इस पे फोकस करो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करो कि रैंक कैसे निकलती है, न्यूलिटी कैसे निकलती है ना, बस इसके ऊपर, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है इसके ऊपर फोकस करो। फिर आइगन मान और आइगन वेक्टर क्या होते हैं और इनको कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, और इससे जुड़ी जो प्रमेय है वो निकालो। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। एल आई एल डी, चलो सबसे पहले आपको एल आई निकालना सिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट है जो एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज ए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक बहुत लंबा है तो सब्र बनाए रखिएगा, मोटा मोटी टॉपिक्स, मोटा मोटी जो बातें हैं जो पर में है उससे होता हुआ मैं आपको गुजार देता हूँ। नंबर 1, हर क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पे एक सदिश समष्टि बनाता है, हर क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर एक सदिश समष्टि बनाता है। जैसे सी एक क्षेत्र है ना, सी के नीचे सी का उप क्षेत्र आर है, आर का उप क्षेत्र क्यू है ना, आर का उप क्षेत्र क्यू है, तो सी आर पर एक सदिश समष्टि बनाएगा, आर क्यू पर एक सदिश समष्टि बनाएगा, सी आर पर उप समष्टि बनाएगा, आर क्यू पर उप समष्टि बनाएगा। और हर कोई अपना उप क्षेत्र भी होता है, हर कोई अपने आप का भी एक उप क्षेत्र होता है, इस वजह से सी सी पे भी एक सदिश समष्टि बनाएगा, आर आर पर भी सदिश समष्टि बनाएगा, क्यू क्यू पर भी सदिश समष्टि बनाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र अपना उप क्षेत्र भी होता है, इसलिए आर आर पर, सी सी पर, क्यू क्यू पर उप क्षेत्र बनाएगा, सी आर पे बनाएगा, आर क्यू पे बनाएगा। लेकिन कभी भी छोटा क्षेत्र बड़े क्षेत्र पे उप समष्टि नहीं बनाता है। यही बस इस प्रमेय की इंपॉर्टेंट है कि अगर आर का क्यू पे लूं तो नहीं, क्योंकि आर छोटा क्षेत्र है, सी बड़ा क्षेत्र है, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे ही क्यू का आर पे नहीं बनेगा, कोई भी छोटा क्षेत्र बड़े क्षेत्र पे उप समष्टि नहीं बनाता है, हमेशा या तो बराबर बराबर वाले उप समष्टि बनाते हैं या बड़े वाला छोटे के ऊपर उप समष्टि बनाते हैं, बराबर वाले या छोटा बड़ा छोटे पर, बराबर या बड़ा छोटे पर,
उप समष्टि बनाते हैं। बड़ा क्षेत्र छोटे क्षेत्र के ऊपर उप समष्टि बनाता है, छोटा बड़े पर नहीं बनाता है, छोटा बड़े पर नहीं बनाता है। ये याद रखने लायक बात है। इससे सवाल बनता है, बढ़िया सवाल बन सकता है। चार ऑप्शन में याद रखिएगा, बराबर बराबर पे बना सकता है, बड़ा छोटे पे बना सकता है, छोटा बड़े पे नहीं बना सकता। परमे कहती है, हम नहीं कहते, परमे कहती है। प्रत्येक क्षेत्र उप क्षेत्र पे बड़ा छोटे पर बना सकता है, छोटा बड़े पे नहीं बना सकता। आगे आते हैं, कोई भी अगर क्षेत्र है, कोई भी अगर क्षेत्र, इस परमे का सार ये है कि अगर कोई भी क्षेत्र है, एफ अगर एक क्षेत्र है तो एफ की पावर एन ओवर द एफ एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। एन ट्यूपल वाला कोई भी समुच्चय अपने एफ के ऊपर एक सदिश समष्टि बनाएगा। ये एन ट्यूपल का मतलब क्या है? एन ट्यूपल्स का मतलब है एक ऐसा समुच्चय जो उसके एन अवयवों को लेकर बनाया गया हो। जैसे आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर जो है वो आर के ऊपर सदिश समष्टि बनाएगा। आर क्यूब जो है वो आर के ऊपर सदिश समष्टि बनाएगा। एन डैश डैश आर एन आर के ऊपर सदिश समष्टि बनाएगा। ठीक है, ये दूसरे परमे का सार है। आगे बढ़ते हैं, उप समष्टि। उप समष्टि का मतलब होता है छोटी समष्टि। अगर V एक सदिश समष्टि है और उसका कोई उप समुच्चय है, वो भी सदिश समष्टि की सारी शर्तें पूरी करता है, तो वो भी अपने आप में एक उप समष्टि हुआ, सदिश समष्टि हुआ। जैसे V है, V ओवर द फील्ड, ये एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि की सारी शर्तें पूरी कर रहा है, इसका मतलब ये सदिश समष्टि है, मतलब वेक्टर स्पेस है। V एक वेक्टर स्पेस है। अब V का ही कोई उप समुच्चय है W, जो अरिक्त है, खाली नहीं है, कुछ तो है उसके पास, खाली नहीं है, वो V का उप समुच्चय है। और जब हमने W को चेक किया तो पता चला W भी सारी क्वालिटीज रखता है वेक्टर स्पेस की, है ना। जैसे हाथी का बच्चा हाथी होता है, सेम वही कहानी है। हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो यहाँ पे भी हाथी का बच्चा हाथी वाली कहानी है कि V जो है वो वेक्टर स्पेस है। V का कोई उप समुच्चय बनाया W, उसने भी वो सारे गुण दिखाए जो वेक्टर स्पेस दिखा रहा है, जो वेक्टर स्पेस में होने चाहिए। तो वो गुण अगर उसमें भी है तो फिर यही राजा बनेगा, अगला राजा ये होगा, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई वेक्टर स्पेस है, उसका कोई उप समुच्चय आपने लिया। जैसे पहले राजा के बहुत सारे बेटे होते थे, 5 हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए, लेकिन राजा वापस राजा तो एक ही दो ही बनते थे ना, कुछ ही राजा बनते थे। हो सकता भाई अगर बहुत बड़ी है तो एक को इसका राजा बना दिया, एक को इसका राजा बना दिया, लेकिन राजा हर कोई राजा नहीं बनता था ना। उसमें से जो योग्य होता था कि भाई ये योग्य है तो इसको राजा बना दिया, है ना, सम्राट बना दिया, कुछ और बना दिया। कुछ वैसा ही है कि W उप समुच्चय है, हर उप समुच्चय उप समष्टि नहीं बनता, हर उप समुच्चय उप समष्टि नहीं बनता। कोई उप समुच्चय होता है खास, जिसमें वो कैलिबर होता है, जो पोटेंशियल होता है कि भाई मैं भी अपने पिता की तरह सारे गुण रखता हूं जो राजा के होते हैं, तो फिर इसका भी राज्याभिषेक हो जाएगा और ये राजा बन जाएगा। उप समष्टि कुछ वैसा ही है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उप समष्टि चेक कैसे करते हैं कि कोई उप समष्टि है या नहीं है। उप समष्टि के लिए आप कुछ परमे हैं जो मदद करेगी कि भैया ये चेक कर लो, ये शर्त अगर कोई पूरी कर रहा है तो वो उप समष्टि है। ये देखो, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, आवश्यक और पर्याप्त शर्त कि कोई उप समष्टि है या नहीं है। वी का कोई उप समुच्चय W मैंने बना लिया, अब वो उप समष्टि बना या नहीं बना, मतलब राजा बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। बेटा तो ले लिया, लेकिन क्या ये राजा बनेगा या नहीं बनेगा। अच्छा, बीच में लाइट चली जाए, अचानक से ब्लैकआउट हो जाए, तो समझ जाए ना कि पावर कट हो गई है ना। लाइट थोड़ी सी झपकी मार रही है तो हो सकता है कि लाइट गई हुई है, इन्वर्टर पे लोड ज्यादा बढ़ गया हो, तो अचानक से लाइट चली जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो समझ जाना कि ब्लैकआउट हो गया है, लाइट चली गई है पूरी तरीके से। तो फिर लाइट आएगी, उसके बाद ही क्लास को रिज्यूम कर पाएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस हो जाए ऐसा कुछ, अचानक से ऐसा ब्लैक हो जाए, पूरा चला जाए, क्योंकि आपके साइड तो लाइट होगी, मेरे साइड लाइट गई हुई है,
इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है, तो इन्वर्टर जितनी देर झेल पाएगा उतनी देर ठीक है, नहीं झेल पाएगा सब शट डाउन हो जाएंगे। तो आपकी तरफ अगर ब्लैकआउट हो जाए तो समझ जाना कि लाइट हमारे यहाँ चली गई है। तो जैसे ही लाइट आएगी क्लास रिज्यूम हो जाएगी। वापस आते हैं, तो कोई उप समष्टि है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा? वी का कोई उप समुच्चय डब्ल्यू ले लिया, अब डब्ल्यू में राजा बनने के गुण है या नहीं है पता कैसे चलेगा? तो ये गुण है, ये चेक करो, ये गुण अगर पूरे करता है कोई भी उप समुच्चय, वी का कोई भी उप समुच्चय अगर ये शर्तें पूरी करता है तो वो भी राजा बन जाएगा। शर्तें क्या है कि अल्फा और बीटा अगर मैं डब्ल्यू से लेता हूं, कोई भी दो वेक्टर, इन्हें वेक्टर्स बोलेंगे, अगर कोई भी दो वेक्टर हम डब्ल्यू से लेते हैं, डब्ल्यू में लिया गया या वी से लिया गया हर कोई वेक्टर कहलाएगा, और एफ से कुछ भी लिया जाएगा तो वो स्केलर कहलाएगा, अदिश और सदिश, है ना। वी का अगर कोई सदस्य, अगर सदस्य वी का है तो वेक्टर कहलाता है, और एफ का सदस्य है तो स्केलर यानी अदिश कहलाता है। तो अल्फा और बीटा दो वेक्टर ले लिए डब्ल्यू से, उनका जोड़ हर बार डब्ल्यू में वापस आना चाहिए, यानी सदिश योग संवर्त होना चाहिए, अदिश गुणन संवर्त होना चाहिए। अगर डब्ल्यू के अंदर सदिश योग और अदिश गुणन संवर्त है, मतलब वापस अंदर ही आ रहे हैं, तो डब्ल्यू उप समष्टि है। ऐसे ही एक शर्त और है कि भैया अगर उन दोनों का अंतर आ जाए, जोड़ के बजाय अंतर चेक कर लो, जोड़ चेक करना है ठीक है, अंतर चेक कर लो तो भी चलेगा, तो भी उप समष्टि ही कहलाएगा। जोड़ काम कर रहा है तो भी ठीक है, अंतर काम कर रहा है तो भी ठीक है। और तीसरी शर्त कहते हैं ये भी छोड़ो, सीधा ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालो, हर बार ए अल्फा प्लस बी बीटा डब्ल्यू में आना चाहिए। जब कभी भी मैं ए और बी एफ से लूं, प्रत्येक ए और बी एफ से लूं, प्रत्येक अल्फा और बीटा डब्ल्यू से लूं, दो अदिश और दो सदिश लूं, और उन्हें इस प्रकार से अदिश योग और सदिश योग, अदिश गुणन और सदिश योग कराऊं, तो हर बार मेरा उत्तर डब्ल्यू के अंदर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भी ये उप समष्टि है। तो उप समष्टि होने की इन तीन में से कोई भी एक बात सच हो जाते तो उप समष्टि है, चाहे ये बात सच हो जाए, चाहे ये बात सच हो जाए, और चाहे ये बात सच हो जाए। ये एक ही शर्त है तो ये हमें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एक ही लाइन चेक करनी होती है, तो ये ठीक लगती है, हम इसको ज्यादा यूज करते हैं जब भी उप समष्टि चेक करना होता है। उसके बाद में जैसे एग्जांपल है कि अगर V3 क्या होता है? V3 ओवर F का मतलब है कि तीन ट्यूपल्स वाला जिसका हर अवयव, हर सदिश तीन ट्यूपल से बना हो, और तीनों ही ट्यूपल हमने कहां से लियो? फील्ड से लियो, तीनों के तीनों F से लियो। फील्ड का मतलब जो जिस पे समुच्चय को परिभाषित किया गया, जिस ये है ना वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड क्या होता है? अगर आप गौर करें तो ध्यान से देखें, आधार कार्ड है क्या? बोल नंबर पे कुछ बनाया गया है, नंबरों पे कुछ बनाया गया, बस यही सारा सीन है, यही सारा खेल है। आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, सही है, नेचुरल नंबरों पे कुछ डिफाइन किया गया है, जिसको आधार नंबर बोल रहे हैं, जिसको आधार कार्ड के नंबर बोल रहे हैं। सही बात है, गौर करो, हाँ ये बात तो सही है। आधार कार्ड आधार कार्ड है क्या? आधार कार्ड डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबरों में से कुछ लेकर बनाया गया। तो बस यही V3 ऑफ ओवर द F होता है कि आपका V3 कुछ नहीं है, V3 एक अरेंजमेंट है। जैसे आधार कार्ड ने कहा 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, 4 नंबर ये है कहां से लिया? तो वहीं से गया है ना, तो ये वो है। तो V3F क्या है? F से नंबर ले रहे हैं, F से उधार ले रहे हैं, और फिर एक अरेंजमेंट दे रहे हैं कि भैया F के 3 चुनूंगा, जैसे आधार कार्ड ने 3-3 जोड़े चुने कि भाई 4-4 अंकों का 3 जोड़े उठाऊंगा और उसे ऐसे ऐसे लगाऊंगा, ये जो बनेगा इसका नाम आधार कार्ड होगा। ABC। तो F के 3 अवयव उठाऊंगा और उन्हें ऐसे पहला कोमा, दूसरा कोमा, तीसरा ऐसे करके लिखूंगा, ये बन जाएगा मेरा V3। तो V3 एक्चुअल में तो V3 है, लेकिन V3 डिफाइंड किसके ऊपर है? F के ऊपर, F से बना है ना, तो V3 डिफाइंड ओवर F। समझ में आ रहा है ये बात? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर करिए, आपके हर चीज ऐसी है, हर चीज ऐसी है। मैट्रिक्सों को ले लो, मैट्रिक्स ले लो, मैट्रिक्स डिफाइंड ऑन रियल नंबर। तो मैट्रिक्स तो एक व्यवस्था है ना, मैट्रिक्स तो एक खालिस्तान है, एक व्यवस्था है कि भैया इसका नाम है मैट्रिक्स, ये लो। अब इनको भरोगे या नहीं भरोगे? ये डब्बे डब्बे पड़े रह जाएंगे, भरने तो पड़ेंगे ना डब्बों को। तो इन डब्बों को कहां से भरोगे? बोले कहीं से तो भरेंगे। जैसे आपने टंकी बना ली,
पानी तो कहीं से लाओगे, टंकी को भरने के लिए पानी तो लाओगे, तो अभी इन डब्बों को भरने के लिए कहीं से तो कुछ तो लाओगे, नेचुरल नंबर लाओगे, परिमेय संख्या लाओगे, अपरिमेय संख्या लाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लाओगे, रियल नंबर लाओगे, कुछ तो लाओगे, कहीं से तो उसको परिभाषित करोगे। हाँ ये बात तो सही है। ओवर द आर, इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स डिफाइंड ओवर द आर, आर के ऊपर डिफाइंड है। तो ऐसा हर चीज ऐसी है, हमारी गणित की हर चीज देखो, मैट्रिक्स तो एक परफॉर्मा है, मैट्रिक्स तो एक परफॉर्मा है, भरा किससे जा रहा है, रियल नंबरों से। बहुपदों को देख लो, बहुपद तो एक परफॉर्मा है, एक्स की पावर, जिसे द्विघात समीकरण, दो घात का पद, एक घात का पद, अचर पद। अब इसको भरने के लिए आगे जो दुआ तिया पांचा लगाओगे, कहीं से तो उठा रहे हो, कहां से डिफाइंड है, जहां से भी डिफाइंड है, कहीं से तो करोगे, कहीं से तो ले रहे होगे, वो लेके तो बना रहे होगे। तो द्विघात समीकरण एक परफॉर्मा है, उसको भरने के लिए आप कहीं से कुछ ना कुछ उठा रहे हो, यही वेक्टर स्पेस है। तो उसका मतलब यही वेक्टर स्पेस है, बस यही वेक्टर स्पेस है, यही वेक्टर स्पेस है, इसी का नाम वेक्टर स्पेस है। किसी आदमी ने थोड़ी गहराई से देखा और बोला यार बात तो ये मैट्रिक्स एक परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे को भरने के लिए कहीं से हम संख्याएं उठाते हैं, जहां से उठाते हैं वो फील्ड होता है, ये जो बनता है ये वेक्टर है। बस हर चीज ऐसी चलती है, सेम ऐसे ही काम करते हैं। बहुपदों को ले लो, मैट्रिक्सों को ले लो, सदिशों को ले लो, सदिश में भी आई जे के ये परफॉर्मा हुआ, ये वेक्टर कहलाता है। इस परफॉर्मे को भरने के लिए कहीं से तो उठाते हो आप नंबर, वो एफ होते हैं, और आपकी हर बनावट ऐसी ही है, इसीलिए वेक्टर स्पेस। बात समझ में आ रही है वेक्टर स्पेस क्या होता है? तो इतने बड़े बड़े नाम देखोगे ना तो डर लगता है, ये जो बड़े बड़े नाम है ना ये डराते हैं, वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि। एक्चुअली में इतने बड़े नाम सिर्फ नाम के नाम है, सिर्फ नाम के नाम है, बाकी एक्चुअली में ये बेसिक बात है जो आप डे बाय डे पे अपना आधार कार्ड बनाते टाइम पे आप देखते हो कि भाई आधार कार्ड में 4 के 3 जोड़े उठाए गए हैं, कौन है ये 3 जोड़े, बोले नेचुरल नंबर है, तो 3 नेचुरल नंबर के जोड़े उठाए, चिपका दिया, आधार नंबर बन गया, और हम खुश होकर घूम रहे हैं मेरे पास आधार कार्ड है। वो एक वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, बढ़ गया, क्लियर है? तो ये कह रहा है कि V3 जो है वो अगर एक वेक्टर स्पेस है तो उसमें से, उस V3 में से अगर मैं ऐसा एक उपसमुच्चय चुनूं W, जिसमें मैं केवल वही लूंगा, यहाँ पे जो होगा उसको एज इट इज ले लूंगा, यहाँ जो होगा उसको एज इट इज ले लूंगा, यहाँ पे सिर्फ हमेशा 0 रखूंगा, तो इसमें से सारों में से केवल जहां पे यहाँ 0 है वो चूज कर लिया मैंने, तो ये उपसमुच्चय हो गया। जैसे मान लो सारे आदमियों में से मैंने वो आदमी चुन लिए जो अंधे है, तो उपसमुच्चय हो गया नहीं होगा? सारे आदमियों में आएंगे अंधे आदमी, अंधे आदमी कोई अलग थोड़ी बसे हैं, सभी व्यक्तियों में से तो अंधे आदमी आएंगे। तो आपने कहा कि भैया मुझे वो जिसकी सी जो है ना, जिसकी आंख फूटी हुई है वो चाहिए, सी बराबर 0 वाले चाहिए, बाकी ए बी चाहे कुछ भी हो, तो ये डब्ल्यू उपसमुच्चय हो गया। अच्छा उपसमुच्चय नहीं हो गया, इसमें अगर आप शर्तें लगाते हैं तो आप पाते हैं कि ये उपसमष्टि की सारी शर्तें पूरी करता है, तो ये उपसमष्टि भी। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी प्रकार से ये चेक कर लेना उपसमष्टि है ही ना। उपसमष्टि चेक करने का नॉर्मली हमारा जो तरीका होता है वो होता है कि भाई उपसमष्टि है तो और कुछ हो ना हो, जीरो वेक्टर तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर हमेशा उपसमष्टि का भी वही होता है। जो जैसे ताज है ना, ताज तो एक ही होता है, ताज दो थोड़ी होते हैं भाई, जब तक ताज एक ही रहेगा, ताज दो नहीं बनेंगे। जो सर पे ताज लगाते हैं ना वो एक ही रहता है। राजा जब तक जिंदा रहता है वो चलाता रहता है, जिस दिन वो पकड़ा देता है ले बेटा तू ले ले, उस दिन वो उसके पास चला जाता है। तो ताज तो एक ही है, सेम शून्य वेक्टर एक ही होता है। जीरो वेक्टर वही वी के पास है, वही डब्ल्यू के पास है, वो दोनों एक के बाद एक जना संभालेगा। तो जीरो वेक्टर चेक कर लो, क्या क्या जीरो वेक्टर संतुष्ट हो रहा है। ये बड़ा आसान तरीका होता है सब स्पेस चेक करने का। जीरो वेक्टर चेक कर लो, जीरो वेक्टर आपके पास आया या नहीं आया। सत्ता परिवर्तन जब हुआ, जब सत्ता एक से दूसरे पे गई, तो जो ताज है ना वो गया या नहीं गया। ताज अगर नहीं गया तो मतलब ये राजा नहीं है, क्योंकि ताज ही ट्रांसफर होता है मेन। तो वो जो ताज है वो देखो वो गया नहीं गया। तो 0 0 रख के देखो क्या 0 0 संतुष्ट कर रहा है, बोला हाँ कर रहा है। ए का मान 0, बी का मान 0, सी का मान 0 रखूंगा तो 0 आ रहा है, बोला हाँ आ रहा है, मतलब ताज ट्रांसफर हो गया। तो अगर ताज ट्रांसफर हो गया तो मोटा मोटी सत्ता ट्रांसफर होगी, तो ये उप समझती है। तो इस तरीके से छोटा आसान तरीका चेक करने का। लेकिन बोलो कई बार गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, कई बार गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है ताज छीन लिया हो, कुछ गड़बड़, मोटा मोटी चेक काम कर जाता है। जैसे भी यहाँ देख लो, ये है, यहाँ पे ताज चेक करें कि 0 0 इनके पास है या नहीं है, तो है भाई।
इसके पास 0 0 है, इसके पास 0 0 है, इसके पास 0 0 है, इन तीनों के पास 0 0 है। एक्स वाई जेड का मान 0 ले लूं तो तीनों 0 आ जाएंगे, एक्स का मान 0 ले लूं तीनों 0 आ जाएंगे, एक्स वाई जेड का मान 0 ले लूं तीनों 0 आ जाएंगे। इसका मतलब है, अब एक नहीं होने का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस वाले केस में देखो, ये रहा, ये जो लास्ट वाला केस है इसमें ताज नहीं है, और ताज नहीं है तो राजा कैसा, ताज नहीं है तो राजा कैसा। जैसे अब यहाँ देखो, ए का मान 0, बी का मान 0, सी का मान 0 अगर मैं रखता हूं तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होती। इसका मतलब ये वो राजा है जो बिना ताज वाला राजा होता नहीं है, ये होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो 0 0 संतुष्ट नहीं हो रहा, कैंसिल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, संतुष्ट होना जरूरी है। अब ये सी को देख लो, सी भी 0 0 0 नहीं आ रहा, सी में भी 0 0 नहीं आ रहा। देखो अगर ए का मान मैं 0 रखता हूं तो 0 1 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 0 वेक्टर नहीं आया। इसका मतलब ये उपसमष्टि नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये उपसमष्टि है, ये है, ये है, ये है। तो ये आसान ट्रिक है चेक करने का, अधिक जानकारी के लिए डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बस अभी तो छोटा हिस्सा बता देता हूँ कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं, 0 वेक्टर उसके पास आया या नहीं आया, आ गया ठीक है, नहीं आया तो नहीं है। आज प्रमेय पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर W1 W2 V की दो उपसमष्टियां है तो उनका इंटरसेक्शन भी उपसमष्टि होता है। अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और उसकी दो उपसमष्टियां हैं W1 और W2, अगर W1 W2 उसकी उपसमष्टियां है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमष्टि होता है। W1 W2 का इंटरसेक्शन भी एक उपसमष्टि होता है। ठीक है, ये प्रमेय कहती है। इसी की एक प्रमेय और कहती है कि यूनियन जो है वो उपसमष्टि नहीं होता है, नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन अगर फिर भी जबरदस्ती उपसमष्टि बन गया तो कोई एक अपना अस्तित्व खो देगा, कोई एक अपना अस्तित्व खो देगा। यूनियन आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है कि उपसमष्टि हो, लेकिन अगर बाई चांस हो गया, अगर उपसमष्टि हो जाता है तो फिर दोनों में से कोई एक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि और केवल यदि या तो W1 W2 में समाहित हो जाए या W2 W1 में समाहित हो जाए, दोनों में से एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाए तभी ऐसा हो सकता है। एक दूसरे में समाहित हो जाए तो ही ऐसा हो सकता है। यानी फाइनली ये वर्डिक्ट ये निकलेगा कि यूनियन उपसमष्टि नहीं होता है। और अगर जबरदस्ती फिर भी बनाना चाहते हो तो किसी एक को दूसरे के अंदर डाल दो, W1 को W2 के अंदर डाल दो या W2 को W1 के अंदर डाल दो, एक का प्राण जाएगा, एक को बलिदान देना होगा। ये हो गया। अब है लीनियर स्पान, एक घातीय संचय। ये क्या होता है? ये होता है कि अगर आपके पास कुछ वेक्टर है, कोई समुच्चय है जिसमें आपके पास कुछ वेक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, मैं n नाम दे देता हूं। मान लो आपके पास n वेक्टर है, फील्ड तो आपके पास पड़ा ही है। फील्ड जो होता है वो सार्वजनिक स्थल होता है। सार्वजनिक स्थल जानते हो, पब्लिक प्लेस, जिसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, तो ये सार्वजनिक स्थल है। यहाँ से आप जो डॉट्स है, जो नंबर्स है, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, यहाँ से A1 उठाओ, A3 उठाओ, A2 उठाओ, और अल्फा 1 को A1 से गुणा करो, अल्फा 2 को A2 से गुणा करो, अल्फा 3 को डैश डैश डैश। इस तरीके से एक एक स्केलर यहाँ से लेते जाओ और गुणा कराते जाओ।
और गुणा करवाते जाओ। इस तरीके से A1 A2 A3 के मान बार बार बदलने पर आपको नए नए सदिश मिलते जाएंगे। ये जो सारे सदिश मिले इनको एक जगह इकट्ठा कर लो, इसका नाम होगा LS, लीनियर स्पान। मतलब इन्होंने एक घातीय विस्तृति मतलब अपना विस्तार किया। ये जो n वेक्टर थे, इन n वेक्टर ने जुड़ के मिल के मिक्स करके अपना विस्तार किया, जैसे हमारी दुनिया का विस्तार हुआ है ना। सेम वैसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n वेक्टर्स से इन वेक्टर ने आपस में A1 A2 जो स्केलर है उसके साथ मिक्स करके संक्रिया करके नए वेक्टर्स बनाए, और ये जो खुद और जो नए बनाए सब मिलकर ये लीनियर स्पान कहलाता है, LS कहलाता है। LS लीनियर स्पान कहते हैं इसको, ठीक है। अगला बात, अगर W1 और W2, अब यहां इसको देखना, W1 और W2 दो सब स्पेस हो, सब स्पेस, रिपीट, सब स्पेस। अब एक बात याद रखिएगा सब स्पेस के बारे में, अगर कोई सब स्पेस है तो उसका लीनियर स्पान करना बेकार जाएगा, कुछ भी नया नहीं बनेगा, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है तो अब नया वेक्टर बना ही नहीं सकता, क्योंकि जितने बनाने थे वो सारे तो ऑलरेडी बना चुका है। सब स्पेस है, सब स्पेस है मतलब वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है मतलब इन सबका जोड़, इन सबकी संक्रिया ऑलरेडी अंदर ही है, तो बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, तो नया बनाने की जगह ही खत्म है। तो अगर कोई पहले से ही, रिपीट, अगर कोई पहले से ही वेक्टर स्पेस है तो उसका लीनियर स्पान करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो होना था वो पहले उसके अंदर है, क्योंकि वो वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस यानी सारी संक्रियाएं, जो कुछ हो सकता था वो सब ऑलरेडी पहले उसके अंदर बैठा है, बाहर जाने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रमेय है वो ये है कि अगर W1 और W2 दो उप समष्टियां हैं, उनका यूनियन करें और यूनियन करने के बाद उसका लीनियर स्पान करें। अब W1 यूनियन W2 उप समष्टि होता नहीं है, ये पढ़ के आए हम लोग, W1 यूनियन W2 उप समष्टि होता नहीं है, तो इसलिए वापस W1 यूनियन W2 तो नहीं आएगा, वापस W1 यूनियन W2 तो नहीं आएगा। जो उत्तर आएगा वो आएगा W1 प्लस W2। W1 और W2 उप समष्टियों का जोड़ करवाएं तो जो नया समुच्चय बनेगा वो प्राप्त होगा लीनियर स्पान करने पर। ये इंपॉर्टेंट प्रमेय। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये वाली, यहाँ पे एक करेक्शन है। ये अभी जो मैंने पेपर में बताया था, पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि अगर S T से छोटा है, अगर S T से छोटा है तो S का लीनियर स्पान भी T के लीनियर स्पान से छोटा होगा। बड़े समुच्चय का विस्तार भी बड़ा होगा, छोटे समुच्चय का विस्तार भी छोटा होगा। बड़े समुच्चय का बड़ा होगा, छोटे समुच्चय का छोटा होगा। ऐसे ही अगर S LT से छोटा है तो फिर LS भी LT से छोटा ही होगा, ठीक है। सेम इसके साथ अभी जो बताया था, LS यूनियन T का लीनियर स्पान LS प्लस LT के बराबर होता है। अगर कोई पहले से उप समष्टि है, पहले से कोई उप समष्टि है तो उसका लीनियर स्पान करने पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उप समष्टि है, तो आप चाहे कितना भी लीनियर स्पान करो कोई नया वेक्टर मिल ही नहीं सकता। यही बात ई समझाता है कि आपने एक बार लीनियर स्पान किया, फिर उससे जो वेक्टर बने उनको दोबारा आपस में जुड़वाया, लेकिन कोई फायदा नहीं, कितनी बार भी करो। ये एक बार लीनियर स्पान करो चाहे 4 बार करो, फिर वो नए वेक्टर्स नहीं बनाता, एक ही बार नए वेक्टर बना सकता है। आपने एक बार लीनियर स्पान करवाया, मान लीजिए जो वेक्टर बने उनको आपस में संक्रिया करवा दी, फिर नहीं, बस एक बार से जो बनना था वो बन चुका, सारे संभावनाएं हो चुकी, अब नई संभावनाएं कुछ नहीं बननी। तो अगर आपने 2 बार लीनियर स्पान करवाया, एक बार करा के फिर दोबारा कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक बार के बराबर ही होगा। लीनियर स्पान आपका विस्तार आप चाहे कितनी बार भी करो, वो एक बार विस्तार हो गया उतना ही होने वाला है, फिर और संभावनाएं उसमें नहीं होती। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसपे मैंने पहले भी सवाल आया हुआ है, आगे भी संभावना है। अब आ जाते हैं LD और LI के ऊपर। देखो LD और LI, एक तो है चेक करने का इनका मेन तरीका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तरीका LD और LI का कि भैया सारे वेक्टर्स ले लो और सारे वेक्टर्स को लेके आप A1 A2 A3 से गुणा करो, A1 A2 A3 से गुणा करो। जो भी समुच्चय आपको चेक करना है कि LI है या LD है, उसको A1 A2 A3 से गुणा करके जोड़ के बराबर में 0 रख दो, A1 A2 का मान निकालो। अब अगर A1 A2 इन सब का मान 0 आता है
अगर इन सब का मान 0 आता है तो ये वेक्टर Li है। अदरवाइज अगर सब 0 नहीं आते हैं तो फिर Ld है। Li Ld धूप छांव की तरह होते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और एक समुच्चय दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। Li हो गया तो Ld नहीं हो सकता, Ld हो गया तो Li नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकते। तो आप तो सिर्फ Li चेक करो, Li है तो है, नहीं है तो Ld है, Li है तो है, नहीं तो Ld है। ठीक है, ये है Li Ld चेक करने का। अब इसमें एक तरीका और भी काम करता है, सारणिक। आप सारणिक की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। आपके जो भी वेक्टर है जिनको आपको चेक करना है उन्हें एक सारणिक में डालो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सारणिक में डालो, सारणिक का मान निकालो। अगर सारणिक का मान 0 आता है, 0 आता है, 0, अगर सारणिक का मान 0 आता है तो ये Ld है। लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो Li है। ये थोड़ा सा उल्टा है, ये थोड़ा सा उल्टा है। 0 आता है तो Ld है, 0 नहीं आता है तो Li है। ये Li और Ld का आप यूज कर सकते हैं, Li और Ld। इस तरीके से सारणिक की सहायता से भी पता किया जा सकता है कि Li है या Ld है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा 2-3 बातें और सुन लोगे। अगर एक भी वेक्टर शून्य वेक्टर हो गया, एक भी वेक्टर अगर शून्य वेक्टर है आपके कलेक्शन के अंदर, आपके समुच्चय के अंदर एक भी वेक्टर अगर शून्य वेक्टर है तो फिर Ld हो गया, आपका समुच्चय Ld हो गया। अगर आपके वेक्टर्स में से, आपके जो वेक्टर है, जो कलेक्शन है, उसमें से एक भी वेक्टर शून्य वेक्टर है, इनमें से एक भी वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर, कोई भी अल्फा i अगर 0 है तो फिर ये पूरा सेट Ld है। ठीक है, अगली Li का उपसमुच्चय, ये 2 पर में है बैक टू बैक। Li अगर कोई सेट Li है, अगर S Li है तो इसका हर उपसमुच्चय Li होगा। Li से छोटा Li होता है और Ld से बड़ा Ld होता है। अगर ये Ld है तो इससे बड़ा Ld होगा। अगर S Li है तो Li के छोटे Li होते हैं, Ld से बड़े Ld होते हैं। अब उल्टा मत कर देना, बस पर में इतनी है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अपने हाथ का मत जोड़ देना। ये नहीं कि Li है तो Li से बड़ा Li होता है, नहीं, Li से छोटा Li होता है। अगर Li है तो छोटे Li होंगे, बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे अपनी सीमाएं समझो, Li से बड़े के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। Ld है तो छोटे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, Li है तो बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते, Ld है तो छोटे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। Li है तो छोटे के बारे में कह सकते हो कि Li है, बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते। Ld है तो बड़े के बारे में कह सकते हो Ld है, छोटे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या कह सकते हो और क्या नहीं कह सकते उस पर गौर कर लेना। Li है, छोटे के बारे में कह सकते हो, बड़े के बारे में कुछ नहीं कह सकते। Ld है, बड़े के बारे में कह सकते हो, छोटे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। नो कमेंट प्लीज, है ना। ठीक है, याद रखना इस बात को। कई बार क्या होता है कि इस अच्छी सवाल बन जाता है क्योंकि बच्चों को कमेंट करने की बहुत आदत होती है ना। इतने सारे कॉमेडी शो देखते हैं और देखते हैं तो कमेंट करने की तो आदत बन ही जाती है। तो कमेंट करने की आदत होती है और पेपर वाला इसका फायदा उठाएगा।
तो नो कमेंट प्लीज, जितना बताया उतना कमेंट करना है। यही ऊपर वाले के लिए बता दिया मैंने कि अगर कोई समुच्चय एलडी है तो उसका ऊपर वाला समुच्चय भी एलडी होगा, छोटे वाला क्या होगा, राम भरोसे, राम ही जाने। अगर कोई समुच्चय एलडी है, कोई सेट अगर एलडी है तो इसका मतलब क्या निकलता है, एलडी का मतलब ये निकलता है कि उस समुच्चय में अगर कोई समुच्चय एलडी है, मान लो हम कहते हैं कि ये भैया एलडी है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करते हैं। डिपेंड करते हैं इसका मतलब है कि यहां से आपको कोई ना कोई सदिश ऐसा मिल जाएगा जिसको बचे हुए सदिश के रूप में लिख सकते हैं। यहां कोई ना कोई भाई लोग, कोई ना कोई सदिश ऐसा जरूर है जिसको बाकी सदिशों के एलसी के रूप में लिखा जा सकता है या बाकी सदिशों की सहायता से बनाया जा सकता है, बाकी सदिशों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई समुच्चय एलडी है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ सदिश ऐसे हैं जिनको बाकी सदिशों से बनाया जा सकता है। आधार क्या होता है? आधार तीन बातें होती है। किसी समुच्चय को आधार या बेसिस हम तब कहते हैं जब वो इन तीन बातों को पूरा करता है। नंबर एक, दो बातें, सॉरी तीसरी बात अभी आएगी। तीन में से कोई दो बात, अभी तीन बातें बताऊंगा, तीन में से कोई भी दो बातें पूरी कर दो, आधार बन जाएगा। तीन में से कोई भी दो बातें पूरी कर दो, आधार बन जाएगा। नंबर एक, एस एल आई हो। नंबर दो, एस वी का जनक हो। वी का जनक हो मतलब एल एस बराबर वी हो। एस को जब मैं लीनियर करूं, विस्तार करूं तो वी बन जाए। तो एक तीसरी शर्त और है, वो है कि अगर वी की विमा उतनी है जितनी एस में अवयव है। ये तीसरी बात। इनमें से कोई भी दो बात अगर सच हो गई, कोई भी दो, एनी टू, आधार बन जाएगा। एक की छूट दे रहा हूं, एनी टू, कोई भी दो बात सच हो जाओ, एस आधार कहलाएगा। एनी टू, एनी टू, कोई भी दो बात अगर सच हो गई तो आधार बन जाएगा। एस एल आई हो गया, ठीक। एस वी, एस को विस्तृत करने पर वी बन गया, या वी की विमा उतनी है जितनी एस में अवयव है। इन तीनों में से कोई भी दो बात अगर सच होगी तो आधार बन गया। अगला, अगर कोई फील्ड यहाँ पे कोई भी फील्ड अपने ऊपर ही परिभाषित है और वेक्टर स्पेस बना रहा है तो उसकी विमा एक होगी, इसकी विमा एक होगी। अगर कोई फील्ड अपने ऊपर ही वेक्टर स्पेस बना रहा है तो उसकी विमा एक होगी और ये उसका आधार होगा। विमा एक होगी, आधार ये होगा, बेसिस ये होगा। खुद से खुद के ऊपर, कोई भी हो खुद से खुद के ऊपर परिभाषित है तो उसकी विमा एक होगी, चाहे आर आर पर हो, सी सी पर हो, क्यू क्यू पर हो। कोई भी फील्ड अगर अपने ऊपर परिभाषित है खुद से खुद के ऊपर तो उसकी विमा हमेशा एक होती है और उसका आधार समुच्चय इतना सा होता है। अस्तित्व पर में कहती है कि अगर कोई परिमित विमीय सदिश समष्टि है, FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर कोई भी परिमित विमीय सदिश समष्टि है, कोई भी परिमित विमीय सदिश समष्टि है तो उसका एक आधार जरूर होगा, बिना आधार के नहीं रह सकती। कोई भी परिमित विमीय सदिश समष्टि बिना आधार के नहीं हो सकती, उसका एक आधार जरूर होगा, पक्का, कम से कम एक आधार। इसलिए आधार यूनिक नहीं होते, आधार यूनिक नहीं होते, इकलौते नहीं होते। एक ही वेक्टर स्पेस के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, इनमें इकलौतापन नहीं है। इसमें आपको कई आधार मिल जाएंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ टफ होंगे, लेकिन बहुत सारे आधार मिल जाएंगे। लेकिन इकलौतापन आधारों में नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक सदिश समष्टि का एक ही आधार होता है, नहीं, कई आधार होते हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि आधार चाहे कितने भी हो, अलग अलग आधार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें अवयवों की संख्या समान होती है।
पहले आधार S1 में उतने ही अवयव होंगे जितने दूसरे आधार S2 में होंगे। अवयव देखने में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गिनती में बराबर होंगे, गिनती में बराबर होंगे। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीमा को परिभाषित कर दिया। आधार में अवयवों की संख्या वीमा कहलाती है। आधार में अवयवों की संख्या वीमा कहलाती है, क्योंकि आधार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनमें अवयवों की जो गिनती है वो तो एक ही होती है ना। गिनती तो एक ही होती है, मतलब पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, चौथे में भी 5। आधार अनगिनत हो सकते हैं लेकिन हर आधार में अवयवों की संख्या गिनती में तो उतनी है ना, तो इसी को वीमा कह दिया। वीमा मतलब आधार में अवयवों की संख्या। आधार के अवयव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गिनती वाइज सब सेम है, तो ये काम आ जाएगा। उसके आगे विस्तार पर में, विस्तार पर में कहते हैं कि अगर कोई भी सेट एलआई है, कोई भी सेट अगर एलआई है और वो आधार फिलहाल आधार नहीं है तो उसमें कुछ और वेक्टर मिला दो, आधार बन जाएगा। हर एलआई समुच्चय आधार में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। अगर कोई ऑलरेडी आधार नहीं है, सपोज करो एस है, वो एक सेट है और वो आधार नहीं है, तो थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी इसको और ये आधार बन जाएगा। 2-3 वेक्टर कम पड़ रहे होंगे, वो बाहर से उधार ले लो, मंगवा लो और थोड़ी देर बाद भैया आधार बन जाएगा। कुछ वेक्टर जो कम पड़ रहे हैं, अल्फा डैश, अल्फा डबल डैश, 2-3 वेक्टर कम पड़ रहे होंगे, वो मिला दो और एच डैश आधार बन गया। यानी हर एलआई सेट आधार में बदला जा सकता है। कोई भी सेट एलआई हो, बस एलआई होना जरूरी है। एलआई होने के बाद में उसमें जो कमी पड़ रही है उतना दे दो उसको और वो आधार बन जाएगा। ये विस्तार पर में है। उसके बाद में आ जाता है कि वीमा से ज्यादा, अगर किसी वेक्टर स्पेस की वीमा n है, अगर किसी वेक्टर स्पेस की वीमा n है और कोई समुच्चय S है, वो n+1 वेक्टर है उसमें या उससे ज्यादा वेक्टर है, मैं n से ज्यादा बोल देता हूं, S के अंदर n से ज्यादा वेक्टर है, तो वीमा से ज्यादा अवयवों वाला समुच्चय, जितनी भी वेक्टर स्पेस की वीमा है उससे ज्यादा अवयव का कोई भी समुच्चय एलडी होता है, एलडी होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर में कि भाई वीमा से बड़ा समुच्चय अगर आप बनाओगे तो वो एलडी ही बनेगा, वो एलआई नहीं बन सकता। अगर आपके वेक्टर स्पेस की वीमा 3 है तो 3 अवयवों तक का ही समुच्चय एलआई बन सकता है। 3 से ज्यादा का हर समुच्चय 4, 5, 6 वो फिर एलडी ही बनेगा, एलआई नहीं बनेगा। अगला, अब ये वही पर में आ गई कि भैया अगर आपका कोई समुच्चय है, उसके पास n अवयव है, n कितने, जितनी वीमा है, वीमा के बराबर के अवयव है, वीमा के बराबर के अवयव है और वो एलआई है। अगर ये दो बातें any2 जो मैंने कहा था, कोई भी दो बातें अगर सच हो जाती है, ये पर में वही है, कोई दो बातें सच हो जाओ, ये भी वही है कि भाई जनक बन जाओ, एलएस बराबर वी बन जाओ, है ना, और यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी हुई, एन वी में सदी समष्टि वी का कोई एन अवयवों का समुच्चय, कोई एन अवयवों का समुच्चय जो वी को बना सकता है वो आधार बन जाएगा। तो ये वो any2 वाली बात है, या तो आप वी को बना दो या आपके अवयवों की संख्या वीमा के बराबर हो या फिर आप एलआई हो, 3 में से कोई भी दो बातें सच कर दो, आप आधार में आने लग जाओगे, आधार में काउंटिंग हो जाएगी। ये पर में कहती है सदी समष्टि की उप समष्टि की वीमा हमेशा वी से कम होगी।
ठीक है। और अगर उप समष्टि की विमा V की विमा के बराबर हो गई तो फिर तो दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर उप समष्टि नहीं रहेगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। उप समष्टि नहीं रहेगी, बराबर हो जाएंगे। अगर W और V बराबर हो गए तो उसका मतलब विमाएं बराबर हो गई। इसका मतलब विमा का कितना बड़ा रोल है ये समझो कि विमा कितनी बड़ी है। अगर दो समष्टियों की विमाएं बराबर हो जाती है, अभी आगे भी एक पर में उप समष्टियों की विमाएं बराबर है तो फिर वो तुल्यकारी है। तुल्यकारी का मतलब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है बराबर, है ना। बराबर वाला जो वर्ड है ना वो बहुत सोच समझ के यूज करा जाता है कि भाई बराबर का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लो कुछ बाजार में लेने जाते हैं, आप एक टेबल उठाते हैं, उसको 1000 रुपए देते हैं, टेबल ले आते हैं, आपने 1000 दिए, टेबल ये आपकी होगी, 1000 उसके हो गए, टेबल आपकी होगी। आपने टेबल, आपने 1000 रुपए दिए, टेबल हो गए। बोले सर वो 1000 रुपए टेबल के बराबर है। हाँ ये बात, इसका मतलब टेबल के बदले टेबल नहीं देनी पड़ती, टेबल के बदले टेबल नहीं देनी पड़ती। टेबल किसी ना किसी चीज के बराबर हो सकती है, टेबल किसी और चीज के बराबर भी हो सकती है। 1000 रुपए के बराबर, आपने 1000 रुपए दिया, टेबल ले ली, 1000 रुपए दिए, टेबल ले ली, सही है। वो 1000 रुपए टेबल में, यही गणित में एक आइडिया जिसको कहते हैं तुल्यकारिता। तुल्यकारिता का मतलब काम करने का तरीका एक है, वो टेबल और 1000 रुपए एक काम करेंगे, आप 1000 देके टेबल ले सकते हो, ऐसा तुल्यकारी है ना। विनिमय की वस्तु है, लेन देन की वस्तु है, तो उस चीज को लेने के लिए आप कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे पहले करते थे कि 1 किलो गेहूं, इतना गेहूं दे दो और बकरी ले लो, या बकरी दे दो और इतना गेहूं ले लो। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं कि बकरी के बदले बकरी दी जाए, बकरी के बदले बकरी दी जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी चीज लेन देन में काम आ सकती है, वो तुल्यकारी है, वो तुल्यकारी है। जैसे मैंने कहा ना, अभी गेहूं के बदले बकरी ले ली, तो गेहूं और बकरी तुल्यकारी है, बकरी देके गेहूं ले सकता हूँ, गेहूं देके बकरी ले सकता हूँ। तो ये गणित का आइडिया कहलाता तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म, कि भैया समान रूप से काम करते हैं, है ना। ये जैसे एग्जांपल के लिए एक बोरी गेहूं और एक बकरी बराबर काम कर रही है ना। बड़े प्यारे आइडियाज है तुल्यकारिता के। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। हाँ, गेहूं के बदले आइसक्रीम, पहले बचपन में करते थे ना, वो आता था कि पुराना सामान, कोई कबाड़ी है और पुराना सामान पड़ा है तो वो आप दे दो, उसके बदले एक मटका कुल्फी ले लो या एक कुल्फी ले लो। कुल्फी वाला लाता था, साथ में कबाड़ी भी होता था, वो तो कुछ सामान ले लेता था, बदले में एक आइसक्रीम दे देता था, तो वो भी है। तो ये सेम आइडियाज वैसे ही है। तो अगर कोई डायमेंशन बराबर हो जाएंगे तो दोनों एक तरह से तुल्यकारी हो जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ तो उप समष्टि की बात चल रही है, इसलिए दोनों, अगर उप समष्टि खुद समष्टि के बराबर हो जाती है तो उसकी विमा बराबर हो जाएगी, और अगर विमा बराबर होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों साइड से ये बात सही है। विमा का पावर दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन है विमा का। तो अगला है, ये इंपॉर्टेंट पर में है डायमेंशन की। हमारे जो वेक्टर स्पेस होते हैं, हमारी जो, अगर मान लो कोई सदिश समष्टि है V, उसकी दो उप समष्टियां हैं W1 और W2। ये दो उप समष्टियां इंटरसेक्शन करने से भी एक नई उप समष्टि बनाती है, और ये दोनों जुड़कर भी उप समष्टि बनाती है। ये गुणा करके भी ये इंटरसेक्शन करके भी उप समष्टि बनाती है, ये जुड़कर भी उप समष्टि बनाती है। और जब कोई उप समष्टि होती है तो उसकी विमा तो जरूर होती है, तो विमा इसकी भी होगी, W1 की विमा भी होगी, W2 की विमा भी होगी, इंटरसेक्शन की भी विमा होगी। क्योंकि जो उप समष्टि होती है, अभी पीछे पर में पढ़ के आए हैं कि कोई अगर सदिश समष्टि है तो उसकी विमा जरूर है, तो इनकी विमाएं तो है। तो जब इनकी विमाएं हैं तो इन चारों विमाओं में रिलेशन भी है। ये पर में कहता है ये रिलेशन है, W1 प्लस W2 की विमा W1 की विमा प्लस W2 की विमा माइनस इंटरसेक्शन की विमा के बराबर है। W1 प्लस W2 की विमा बाकी दो की विमाओं का जोड़ माइनस इंटरसेक्शन के बराबर है। अगला ये आ गया हमारा विभाग समष्टि V बटा W। V बटा W होता है, जैसे कोशेंट रिंग होता है, कोशेंट ग्रुप होता है ना। ग्रुप थ्योरी में कोशेंट ग्रुप होता है, विभाग समूह, विभाग समूह रिंग में होता है विभाग वलय, वैसे ही यहाँ पे होता है विभाग समष्टि। V बटा W, W प्लस अल्फा।
अल्फा वी से लिया जाएगा और बनाया जाएगा ये वी बटा डब्ल्यू। वी बटा डब्ल्यू भी एक उप समष्टि होता है, वी बटा डब्ल्यू भी एक उप समष्टि होता है। तो इसकी जो वीमा है वी बटा डब्ल्यू की वीमा वो बराबर होती है वी की वीमा माइनस डब्ल्यू की वीमा, वी की वीमा माइनस डब्ल्यू की वीमा, वी बटा डब्ल्यू की वीमा बराबर वी की वीमा माइनस डब्ल्यू की वीमा। आप समष्टि की वीमा में से उप समष्टि की वीमा निकाल दो, विभाग समष्टि की वीमा आ जाएगी। वी की वीमा में से डब्ल्यू की वीमा निकाल दो, जो बचेगा वो विभाग समष्टि की वीमा होगी। अब आ जाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास दो सदिश समष्टियां हैं, एक वी है और एक वी डैश है, तो ये वी और वी डैश है। अगर इन दो के बीच में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बन सकता है जो वी से वी डैश में जाता हो और ये इस तरीके से काम करता हो, टी अल्फा प्लस बीटा बराबर टी अल्फा प्लस टी बीटा, टी ए अल्फा बराबर ए टी अल्फा, इस तरीके से लीनियर टी की जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल करता हो, उसको मानता हो वी से वी डैश में, तो उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियरिटी की बातें मानता हो, रेखा की बातें मानता हो। रेखा की बातें क्या है, ये देखो, अल्फा प्लस बीटा का ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का जोड़, पहले जोड़ा फिर ट्रांसफॉर्म निकाला, पहले ट्रांसफॉर्म निकाला फिर जोड़ा, या पहले गुणा करके ट्रांसफॉर्म किया फिर ट्रांसफॉर्म करके गुणा किया। एक बात, इसे रेखिकता की शर्त कहते हैं लीनियरिटी में, ये सिर्फ रेखा में ही संभव होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया लीनियरिटी कंडीशन। एक रेखा में ही ये संभव होता है, एक रेखा में ही ये बातें संभव होती है, तो इनको लीनियरिटी कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड करके ये ले लो, ये रेखिक रूपांतरण हो गया। ये कुछ प्रगुण है जो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है। नंबर एक बात, जीरो पे हमेशा जीरो ही देगा, जीरो पे हमेशा जीरो देगा, प्रतिलोम पहले करो चाहे बाद में करो, घटाओ चाहे पहले चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया होता है ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि भाई एक्चुअली बेसिक आइडिया अगर पकड़े, टीटा को आग लगाएं, सीधी बात करेंगे आइडिया है क्या। आइडिया ये होता है कि जैसे आप घर से निकलते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो अब आपके पास खाना खाने के दो ऑप्शन है, या तो आप घर से खाना खा के निकलो, या जिस सामने वाले घर में आप जा रहे हो, कहीं तो जा रहे होगे, जहां जा रहे होगे आपको चांसेस है कि वहां पे भी खाना मिल सकता है, अपने खाला के घर जा रहे हो, है ना, तो वहां पे भी खाना मिल सकता है। तो सीधा सीधा आइडिया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे खाना खाना भूल जाऊं तो मुझे वहां खाना मिल जाएगा। दो स्पेस है आपके पास, एक ये स्पेस है एक ये स्पेस है, तो चाहे तो यहाँ से खाना खा के चले जाओ, आपको डर नहीं है भैया वहां पे भी जा रहा हूँ, अगर यहाँ से खाना खा लिया तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भी खा पाया तो मैं वहां जाके खा लूंगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको स्पेस क्रिएट करके देता है कि ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस दोनों एक जैसे काम करते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है समाकारिता। ये समाकारिता मतलब समान रूप से कारित करना। ये काम चाहे यहां से खाना खा के चले जाओ चाहे वहां जाके खा लो, एक ही बात है। तो समाकारिता, समान रूप से कारित करना, अगर आपको कोई काम करना है आप यहां कर लो, नहीं कर पाए यहां जाके कर लो, एक ही बात है। तो ये बताता है कि कौन दो वेक्टर स्पेस, अगर किसी दो वेक्टर स्पेस के बीच में समाकारिता है, इसका मतलब कोई काम चाहे यहां कर लो चाहे वहां कर लो, लैपटॉप ले जाओ, यहां करना है यहां कर लो, वहां करना है वहां कर लो, दोनों जगह काम एक जैसा ही होगा। समाकारिता, समान रूप से कारित होना, यही आइडिया जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ढूंढना है कि कौन कौन से वेक्टर स्पेस आपस में समाकारी है। अब सबके घर तो आप ये नहीं कह सकते ना कि यहां से खाना खा के, ये तो मासी का घर है या मान लो जो आपके खास रिलेशनशिप है वो है, हर घर से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि यहाँ खाऊं चाहे वहां खाऊं, एक ही बात है। कई जगह हो सकता है पानी पकड़ा के निकाल दे आपको, पानी खाने का भरोसा नहीं है। तो सारे घरों के साथ तो ऐसा नहीं है ना, कुछ ही घरों के साथ आप ये कह सकते हो कि चाहे यहाँ खा लो चाहे वहां खा लो, एक ही बात है। सही बात है, समझ रहे हो बात को, देखो आइडिया को पकड़ो, ये जीवन और गणित एक ही है।
ठीक है, चलो इसी के साथ विराम करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़रूरी काम आ गया, फिर आके इसको एक क्लास और ले लेंगे, एक क्लास और लेकर ये बचा हुआ है इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी बढ़िया बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि सारे घर एक जैसे नहीं होते, कुछ घर हमारे, जैसे ये घर मेरा है तो ऐसे ही और भी घर है मेरे परिवार वालों के जिनको मैं अपना घर मान सकता हूँ कि भैया यहाँ पे मुझे अगर कोई नहीं मिला, कुछ नहीं खाया, कुछ और नहीं हुआ, तो मैं वहां जाके भी खा सकता हूँ। तो ये जो है यही आइडिया मैथमेटिक्स में भी है जिसको समाकारिता कहते हैं। ये घर भी तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है, चाहे तो यहाँ आके कुछ कर लो और चाहे वहां जाके कुछ कर लो, बेटा तुम्हारा ही घर है। तो ये जो बेटा तुम्हारा ही घर है, इस टाइप की जो फीलिंग जहां आती है उसी आइडिया को समाकारिता कहते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, फिर एक थोड़ा बहुत बचा हुआ है, एक क्लास और लगा के मैं करा दूंगा। ठीक है, ओके।